नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बार काउंसिल इलाहाबाद हाई कोर्ट के उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा से हुए खास चर्चा। उनके द्वारा बताया गया कि SIR फॉर्म को क्यों है भरना जरूरी, साथ ही बार काउंसिल चुनाव में अधिवक्ताओं को अपना वोट किसे देना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहा विवेक मिश्रा ने। वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश सुशांत त्रिपाठी से देवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। SIR बड़ा प्रकरण, बड़ा विषय, देश का, प्रदेश का, हर जिले का। क्या है SIR? इतना बड़ा विषय बन गया है देश में SIR, उसी पे चर्चा होगी। हमारे साथ चर्चा में है इलाहाबाद बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा। विवेक सर बात करेंगे SIR पर। एक दूसरा विषय है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। बात करते हैं उपाध्यक्ष जी से। जी नमस्कार। नमस्कार। ये आज का उपाध्यक्ष जी SIR का मामला बड़ा तूल पकड़ा है, क्या है ये बताइए। अब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसे आइडेंटिफाई करके उसकी सिंगल वोटिंग के लिए उसको एलिजिबल किया जा रहा है, जो कि प्रक्रिया बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ठीक तो है, एक साधारण वोटर को या एक सामान्य आदमी को इससे कोई शिकायत नहीं है, ना ही जनता कोई इस तरह का सड़क पे कोई इस तरह का बड़ा लंबा चौड़ा कोई आंदोलन तो हो नहीं रहा है। सभी आदमी चाहते हैं कि हाँ ठीक है, डेटा मैनेज हो जाए। और रही बात आधार या किसी चीज को लगाए रखने की, तो देखिए आप इस बात को ऐसे समझिए कि अब आधार जो है हर जगह तो बैंक वेरिफिकेशन से लेकर के जो आदमी छोटा सा छोटा आदमी पेटीएम, गूगल और ये सब चला रहा है, सबको तो चाहिए कि हम ऑनलाइन UPI ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बिना आधार के बिना वेरिफिकेशन के तो चल नहीं रहे हैं जी। तो एक तरफ जो इस तरह की सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, पेटीएम से लेकर के ये सारी चीजों को, सब में तो आधार और आपका बैंक तो कनेक्टेड ही है, तो अब कुछ तो छुपा नहीं है। जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं ना अपने मन मुताबिक की, आधे घंटे बाद आप फिर फोन खोलते हैं तो वही सर्च की हुई चीजों का ही आपको बार बार एडवर्टीजमेंट आने लगता है जी। ऐसे कंडीशन में आप अंदाजा लगेगा आपकी कोई कौन सी चीज छुपी हुई है। सारी चीजें एक तरह से सभी की जानकारी में है। ऐसे कंडीशन में अगर आपका इलेक्शन वोटिंग राइट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आइडेंटिफाइड वोटर होते हैं तो ये देश के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से भारत पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि बहुत से बाहर के लोग हैं जिन्होंने देश में घुसपैठ करके और इस तरह से बने हुए हैं कि यहाँ के फेक वोटर बने हैं, फेक ID बना ली है, और बहुत सी चीजें हैं कि जो खैरात में मिलने वाले अनाज के चक्कर में, किसी और चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, जो तरह से क्रॉस कंट्री के कल्चर हैं। मेरा खुद निजी भारत में घूमते समय अनुभव रहा है ऐसा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के साइड में और उधर के साइड में जब मैं घूमा हूँ, तो ये इधर यूपी या बिहार के बीच में बैठे आदमी तो कम महसूस होता होगा, लेकिन जिन लोगों ने उधर कभी भी ट्रैवल किया होगा, इस तरह की चीजें करी होंगी, तो उन्हें इस तरह का अनुभव मिला होगा कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग जो है ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। मेरा खुद का निजी पर्स चोरी हो गया था मोबाइल फोन में जी। तो जब हम लोगों ने किसी तरह चोर को पकड़ा तो जिस भाषा में बोला था, तो उस समय जो मदद करके उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि साहब ये बांग्लादेश से हैं, ये रिवर क्रॉस करके यहाँ इनका परिवार रह रहा है। दोनों भाई मिलके आज 250-300 से ऊपर ज्यादा चोरियां कर चुके थे, वो ट्रेनों में पर्स गायब करने का। और जो उनके चाचा जान थे वो भैंस चुराते थे और लोग नदी पार करा के ब्रह्मपुत्र उधर कर देते थे जी। और बम का काम जो उसकी मदद करती थी, दिन का पेशा उनका यही था। ये मेरे खुद की निजी लाइफ की घटना है। तो आप ऐसा समझ लें, अंदाजा लगा लें कि उधर पूरा भरा हुआ है। ये कोई एक सिंपल एग्जांपल नहीं, क्योंकि ट्रेन में बैठे बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई कि साहब ये लोग तो भरे हुए हैं। तो उपाध्यक्ष जी SIR क्या ये आवश्यक है कि चुनाव के संदर्भ में है कि घुसपैठियों के संदर्भ में? नहीं, चुनाव तो एक प्रक्रिया है आपकी जी। और चुनाव की प्रक्रिया को जो भी चीज शुचिता प्रदान करे। जी। अब मैं ही अपने ननिहाल में का भी वोटर हूँ और ददियाल का भी वोटर हूँ, तो मैं दोनों जगह जाके वोट कर दूं 5 किलोमीटर के अंतर पे, दोनों बूथों पे, तो कैसे जस्टिफाइड है बताए ना आप। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर मैं वोटर हूँ और इलाहाबाद में भी रहता हूँ, अब मैं आजमगढ़ में 2 जगह बनवा लूँ, तो मैं 3 इलेक्शन कार्ड बना के अगर घूम रहा हूँ तो कहाँ से मैं न्याय कर रहा हूँ भाई। न्यायिक ये तो जो डेमोक्रेसी की जो बेसिक फैब्रिकेट है वो उसकी शुचिता ही ट्रांसपेरेंसी है जी। जितना ट्रांसपेरेंसी में कोई हमारा इलेक्शन होगा, वोटर जितना वैलिड होगा,
उतने ही इलेक्शन के और लोगों के मतों को देने के प्रक्रिया में शुचिता आएगी, उतना ही हमारा जो है राजनीतिक परिदृश्य फिल्टर होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कुएं की सफाई करते हैं, आप अपने पानी की टंकी की सफाई करते हैं, ये वही प्रक्रिया है, इसमें दिक्कत क्या है? मतलब आप कह सकते हैं कि SIR पूरे भारत भाई अगर मैं भारतीय हूँ और मेरे पास आधार नहीं है और मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और मेरे पास और भी इस तरह के कागज नहीं है, न जमीन के कागज है न मेरे पुरखों के कागज है, तो who's the hell आया पहचान मैं हूँ कौन भाई? बताया ना मुझे। अब तुम हो को भाई, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो हूँ कैसे भारतीय? दूसरा एक विषय है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश चुनाव जी, इसके बारे में कुछ बताएं। चुनाव क्या है, चुनाव में इतनी ग्लैमर कैसे है, क्यों चुनाव के लिए लोग प्रत्याशी लगे हुए हैं, क्या है बड़ा विषय? ग्लैमर इस इलेक्शन का क्या है मुझे नहीं पता, पर जिस तरह से बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का क्षरण हो रहा है और दर पे दर हर इलेक्शन के बाद नई जो कार्यकारिणी आई है, इन्होंने कोई मिडास और मैजिक नहीं किया है। ढेर सारे मशरूम की तरह लॉ कॉलेज खुल गए हैं, उससे इस तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं कि जा जाकर के कोई फिल्टर लेवल नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडवोकेट बनने के लिए। इंटरव्यू में ऐसे बच्चे आ रहे हैं। मैं खुद बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, आई वाज अ पार्ट ऑफ अ चेयरमैन वाज कंडक्टिंग द इंटरव्यू, और मैं जब इंटरव्यू कंडक्ट करता हूं तो देखता हूं कि किस तरह के बच्चे आ रहे हैं। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की जो अवधारणा है और वहां के नेता जब भाषण देते हैं आपको बड़ी हंसी आएगी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप सोचिए इससे दुर्भाग्य क्या होगा, अधिवक्ताओं का नेता अधिवक्ता ही ना हो। ज्यादातर ऐसे प्रत्याशी भी उसमें लड़ रहे हैं जो कहीं कुछ और काम करते हैं और बार काउंसिल की पावर को देखते हुए, उन अधिवक्ताओं का नेता बनने की पावर की चाहत को देखते हुए वो लोग वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मैं तो यही दरखास्त करूंगा जितने अपने अधिवक्ता भाई अगर देख रहे हो उनसे कि अधिवक्ताओं का नेता सबसे पहली चॉइस अधिवक्ता होनी चाहिए। अच्छा प्रैक्टिशनर एडवोकेट चुनिए, अपने बीच का चुनिए और ऐसे लीडर्स को चुनिए जिनको कम से कम अधिवक्ताओं से कुछ तो लेना देना हो। और वहां का लीडर ऐसे से भाषण देते आपको हंसी आएगी, मैं बताऊंगा तो कि मैं ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा। अरे भाई वो दूसरी चीज है, उसका काम ही दूसरी तरह से। बार एसोसिएशन इलाहाबाद बार लोकल कोई बार एसोसिएशन नहीं है कि मैं आपकी कुर्सी ठीक करा दूंगा, मैं आपको जो है होटल में रुकने की व्यवस्था करा दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं नेता, उन्हें पता ही नहीं कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश किस काम के लिए बनी है, उसका बेसिक उद्देश्य क्या है। आप इस तरह से रेवड़ी की तरह जो है लॉ कॉलेजेस को मान्यता देते जाएंगे, उस तरह से देते जाएंगे। क्राइटेरिया कोई तय नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को क्या कसौटी हो जिससे वो पढ़ें लिखें, जिनका सही मार्गदर्शन हो, ठीक से वकालत में आए, चैम्बर प्रैक्टिस करें, उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे न हो पाए, अगर हो भी रहे हैं तो उसकी जांच हो। अगर कोई क्रिमिनल इंटेंट का आदमी, प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाला, हाई कोर्ट की डिग्री सिर्फ इसलिए लेकर के, लॉ की डिग्री लेकर के अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोफेशन में आ रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जी। और जब आप क्रिमिनल और हॉलीगन्स को भर देंगे तो आज नहीं कल ये जगह वो छीन भी लेंगे आपसे, वो हर तरह से आपसे मजबूत है। अगर आपने प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं का नेता अगर अधिवक्ता नहीं है और आपने प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स को नहीं चुना तो फिर आपको इसके परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। आप सोचिए ना, बड़े बड़े गाड़ियों से, बड़े बड़े हुल्ले और दंगे के साथ, इतनी बड़ी भीड़ के साथ नॉमिनेशन कर रहे हैं। आप ढूंढिए उस कैंडिडेट को जिसने बहुत शालीनता से और वकील हो, शालीनता से अपना नॉमिनेशन किया हो, शोर शराबे के बिना। वो डिजर्व करते हैं आपके वोटों के लिए। अभी आपने हाल में देखा कि आपके साथी अधिवक्ता थे, एक मामला हुआ था धूमंगल इंस्पेक्टर से, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई मैं वैसे तो उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो लोग अधिवक्ता होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, है ना, लेकिन मैं उस किसी आदमी को की हरकतों को जस्टिफाइड नहीं करता हूँ। जब आपके पास, अगर आप सच में अधिवक्ता हैं तो आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके एक एसोसिएशन है। आप जब उसमें शिकायत करते हैं उस फोरम में, तो आपका प्रेसिडेंट खुद बात करता है कमिश्नर से, बाकी लोगों से, मुकदमे कराता है, जरूरत पड़ने में मुकदमे लिखवाता है, नहीं करने पे उस मामले के तथ्य तक जाता है। जब आप उसके मेंबर हैं और उसके साथ हैं तो या तो आप अपने, भाई इसी का मतलब होता है आपकी एसोसिएशन है, वो देखेगी। लेकिन जब आप एसोसिएशन को नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब आप सड़क पर बैठ करके चक्का जाम करना कि किस वकील के लिए लिखा है, किस मॉरल कंडक्ट में है।
अधिवक्ता अपनी वकालत कर रहे थे, सारे लोग जो अधिवक्ता थे हाई कोर्ट में, उनके बच्चे नहीं घर पहुंच पाए थे, उन अधिवक्ताओं के जजेस के बच्चे नहीं घर पहुंच पाए थे। बहुत से प्रैक्टिशनर एडवोकेट का परिवार फंसा हुआ था, कहीं कोई अपनी माँ के इलाज के लिए लेकर बच्चे, बहुत लोग बीमार इलाज के लिए फंसे हुए थे। इतना क्या मसला हो गया था। आप चाहते तो ये बात आपका एसोसिएशन का पदाधिकारी बात भी कर सकता था, लेकिन आपने पहले स्टेप नहीं, आखिरी स्टेप को पहले ले लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि इस घोर घटना की निंदा करते हैं? मैं निंदा ही नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि किसी को भी भारत में सड़क किसी की बकौती नहीं होनी चाहिए। जी। मेरी माँ बीमार हो तो मैं अस्पताल लेके जाना चाहूंगा, पुलिस को गोली मार के हटाना पड़े तो हटाना चाहिए। बीइंग अ फंडामेंटल राइट है कि मुझे बेस्ट हेल्थ मिलना चाहिए, और हेल्थ के लिए बेस्ट हेल्थ, बेस्ट सुविधा के लिए लाइफ हमारी जो है फंडामेंटल राइट है। अब मैं अपने परिवार को अगर किसी की जान बचाने के लिए अस्पताल लेके जाना चाहूँ और वहां लोग इस तरह से जाम किए तो कोई वकील नहीं, कोई भी बिरादरी का आदमी हो, सड़क आपकी बकौती नहीं है, ये गलत है, चाहे कोई करे। सड़क जाम, चक्का जाम, ये सब मैं नहीं मानता हूँ, ये सब गलत है। ये भारत में सब संभव है, बाकी और जगहों पर ऐसा नहीं कि इस तरह का कल्चर है। कि जब देखिए और भी कंट्रीज होंगी, लेकिन जो ठीक ठाक यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ कल्चर नहीं है। उपाध्यक्ष जी, बड़ा विषय प्रकरण है। आप देख रहे हैं, आप बाल समिति के उपाध्यक्ष हैं, और ये वकीलों और पुलिसों का मामला दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं तूल पकड़ता है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भाई इसके लिए यही बात है, कभी एक जब नया दरोगा आ करके जी 3 करोड़ का बंगला खरीदना चाहेगा साल 2 साल में, और नया वकील आकर के वो भी चाहेगा कि मैं मर्सिडीज से घूमूं, तो इन दोनों में टकराव तो होगा ही। दोनों तरफ फॉल है ना। एक तो प्रैक्टिशनर एडवोकेट का थाने से बोला लेना देना नहीं है, जब लेना देना हो ही जाए तो दूसरे ढंग से होता है। जब अधिवक्ताओं की अपनी अस्मिता का कोई बात हो, परिवार की कोई बात हो, तो चलेंगे हम लोग थाने के यहाँ जाएंगे, कप्तान के यहाँ जाएंगे, एसएसपी के यहाँ जाएंगे, तो बैठ के मारपीट करने के लिए थोड़ी जाएंगे, बातचीत करने के लिए जाएंगे। एसोसिएशन है, चीजें हैं, माध्यम है, वहां भी माध्यम है। दरोगा जी को अगर तकलीफ हो रही है अधिवक्ता से तो वो अपने टॉप ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर से बताएं, उनकी चिट्ठी आ सकती है बार एसोसिएशन को, आपके यहाँ फलाना अधिवक्ता ये करने हमारे थाने आए थे, ये फुटेज देख लीजिए। पर जब दरोगा जी कहेंगे कि हम ही जज हैं, दरोगा जी कहेंगे हम ही जज हैं, जी हैं, हम ही मुकदमा लिखेंगे, हम ही इनकाउंटर कर देंगे, हम ही आपके हाफ इनकाउंटर कर देंगे। पुलिस का तो गुंडाई का मन बढ़ा हुआ है, वो तो आजकल खुद ही अपने पैरेलल गुंडाई कर रही है। आप किसी थाने किसी पोजीशन देख लें, इस समय बात करने का लहजा नहीं उन्हें। जहां तक किसी ने पुलिस को इतनी सी बात रियलाइज नहीं कराई कि आपकी तनख्वाह जनता देती है, आप उनके सर्वेंट हैं, सर्विस के नाम पे ये लोग मास्टर बन के घूम रहे हैं। कोई बताए कि साहब आप मालिक नहीं है, आप जनता के सर्वेंट हैं, ये महसूस करते हैं। आप बताइए कोई दरोगा का तेवर हो तो अपने को सर्वेंट की तरह पेश करता हो, कोई एसीपी हो, कोई डीसीपी हो, कोई जिस तरह थाने पे गर्मी गर्मा होती है, आपने मेरे ख्याल से फुटेज देखा होगा सोशल मीडिया पे, उसके बारे में क्या भाई मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरह के दौर में है ये लोग, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग पुलिसिंग को कहाँ ले जाने वाले हैं। और दरोगा जी भी और वकील लोगों को मैं कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि ये लोग जो थाने जाकर कितने गर्मा गर्मी करे, किस तरह के वकील मेरे समझ के बाहर है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने अधिवक्ताओं को, प्रदेश के अधिवक्ताओं को कुछ कहना चाहते हैं? मेरा आप सारे अधिवक्ता भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप, एक नोबल प्रोफेशन है अधिवक्ता का, उसकी मान और मर्यादा को बचाएं, सम्मान पूर्वक अपनी पेशे को करें। समाज में अधिवक्ता को एक विद्वान अधिवक्ता की तरह से सम्मान में ट्रीट किया जाता था। अलग से लोग कुर्सियां छोड़ देते थे, मैंने देखा है कि लोग अधिवक्ताओं के लिए कुर्सियां छोड़ के खड़े हो जाते थे कि वकील साहब आगे बैठाओ। एक सम्मान की समाज में उसको बरकरार रखें, अपनी मर्यादाओं को बचाएं। और मेरे सीनियर पारिक साहब ने कहा है कि सबसे मुश्किल काम अधिवक्ता बनना है, बाकी सारे काम आसान है। तो अधिवक्ता बनने की प्रक्रिया में लगे हैं, और अपना नेता जब भी चुने वो पढ़े लिखे अधिवक्ताओं को चुने, तभी आपका और पूरे अधिवक्ता समाज का भला हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम विवेक मिश्रा, मैं वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बार एसोसिएशन संस्थान में उपाध्यक्ष हूँ। इससे पहले भी मैं गवर्निंग काउंसिल रहा हूँ, और अधिवक्ताओं का सेवा करने का मुझे मौका मिला है। कई बार हमारे अधिवक्ता बंधुओं द्वारा दिया गया है, और उनके सुख दुख में हमेशा सहभागी रहने की कोशिश करता हूँ। और जब भी मुझे कभी भी अपने अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा कॉल आएगा तो उनकी लड़ाई सड़क से लेकर के कहीं तक लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं, लेकिन लड़ने का तरीका हमेशा संवैधानिक होगा, है ना। मैं यही मानता हूँ। अब पढ़ लिख करके अधिवक्ता होने के बाद भी अगर आप संवैधानिक तरीकों से अपनी लड़ाई लड़ना नहीं जानते तो फिर आप वकील नहीं, कुछ और हैं। ये आपको खुद में भी आपको झांकना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।
कह सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा का कहना है कि एसआईआर ऐसा प्रकरण है जो आम जनमानस भारतीय के नागरिकता को पहचान कराता है, आम जनमानस को बताता है कि आप भारतीय हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकालता है। वो प्रक्रिया है एसआईआर। बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने कागज को अपडेट करें, एसआईआर की प्रक्रिया को बढ़ने दें, उसमें लगे रहें। दूसरा विषय है बार काउंसिल का जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का, वो अपना बड़ा विषय है। उसकी गरिमा को आनंद न करें और बने रहें। अभियंताओं साथियों को इन्होंने आवाज दी है, संदेश दिया है कि एकता में रहें, अपने ओहदे को, अपने कद को पहचानें, चक्का जाम न करें, आम जनमानस को परेशान न करें। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। जिला संवाददाता देवेंद्र चक्रा के साथ मैं सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।